हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स इन माय चैनल विश इंग्लिश वर्ल्ड। आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब क्लोज के बारे में। जिस तरह से टेंस के टाइप हमने देखे थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और उसके हमने 12 काल देखे थे, उसी तरह से हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्ब क्लोज। देखिए, एडवर्ब क्लोज के जितने भी टाइप्स है उन सभी टाइप्स को हम एक ही लेक्चर में फिनिश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक एक टाइप को हम टर्न बाय टर्न लेते जाएंगे और एक एक लेक्चर में एक एक टाइप को हम देखते जाएंगे। आज से हमें स्टार्ट करना है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के टाइप देखेंगे, एडवर्ब क्लोज का डेफिनेशन देखेंगे, एडवर्ब क्लोज के एग्जाम्पल देखेंगे। एडवर्ब क्लोज को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एडवर्ब का डेफिनेशन, एडवर्ब के एग्जाम्पल, क्लोज का डेफिनेशन और क्लोज के एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब क्लोज। सो लेट्स स्टार्ट एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है वो एडवर्ब क्लोज का एक टाइप है। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को स्टार्ट करने से पहले हम एडवर्ब क्लोज के जितने भी टाइप है उसका हम टेबल देखेंगे और उसके बाद एक एक लेक्चर में एक एक टाइप को देखते जाएंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को स्टार्ट करने से पहले एडवर्ब का डेफिनेशन देखते हैं और एडवर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है? एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मीनिंग क्या होता है? जो सेंटेंस में हमें जो शब्द या फिर जो वर्ड दिया गया है वो शब्द या तो किसी भी वर्ब की यानी कि क्रियापद का मैनर दिखाता है या फिर पूरे सेंटेंस का मैनर दिखाता है, उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। यानी कि काम करने का तरीका दिखाता है, मैनर दिखाता है, उसे हम कहेंगे एडवर्ब। और क्लोज का मीनिंग क्या होता है? क्लोज मतलब के उपवाक्य। उपवाक्य कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्लोज बनता है। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का कोई क्लोज नहीं बनता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया गया है तो उस सेंटेंस को हम क्लोज नहीं कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एडवर्ब। एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है? इट शोज द मैनर ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एंटायर सेंटेंस। यानी कि मैनर यानी कि तरीका। किसका तरीका दिखाता है? वर्ब का। सेंटेंस में जो भी हमें क्रियापद दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल खाना पीना, खेलना, सोना, उठना, बैठना, तो वो काम हम किस तरह से करते हैं उसका मैनर दिखाता है, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। फिर किसका मैनर दिखाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषता, उस विशेषण का मैनर दिखाता है। या फिर एंटायर सेंटेंस, पूरे के पूरे वाक्य का मैनर दिखाता है, उस शब्द को हम एडवर्ब कहेंगे यानी कि क्रिया विशेषण कहेंगे। उसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्लीज फिनिश दिस फूड क्विकली। प्लीज ये खाना जल्दी से खत्म करो। अब हमें यहाँ पे देखना है कि एडवर्ब कौन सा है। सेंटेंस में क्या बताया गया है? प्लीज फिनिश दिस फूड क्विकली। प्लीज ये खाना जल्दी से खत्म करो। फिनिश, फिनिश यानी खत्म करना, कंप्लीट करना, ये हो गया हमारा वर्ब। किस तरह से फिनिश करने को बताया गया है? क्विकली यानी कि जल्दी से, फटाफट से। तो खाने को फिनिश करने की बात की गई है, लेकिन किस तरह से खाना फिनिश करना है? क्विकली खाना फिनिश करना है। इसीलिए ये जो क्विकली वर्ड दिया गया है वो मैनर दिखाता है फिनिश का, यानी कि वर्ब का मैनर दिखाता है। इसीलिए ये जो क्विकली है वो है एडवर्ब। ओके, और किसका एडवर्ब है? वो है फिनिश का, यानी कि वर्ब का एडवर्ब है। तो ये क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया। किसका एडवर्ब हो गया? वर्ब का। काम करने का तरीका दिखाया गया है, काम करने का मैनर दिखाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी डांस्ड हैप्पीली इन द स्कूल। उसने स्कूल में बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से डांस किया। किसकी बात की गई है? डांस करने की। सॉरी, आज थोड़ा सा आपको ट्रबल होगा बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, कंटिन्यू। शी डांस हैप्पीली इन द स्कूल। उसने स्कूल में बहुत अच्छे से डांस किया था। तो यहाँ पे जो डांस दिया गया है, डांस किया, लेकिन किस तरह से किया? हैप्पीली। हैप्पीली यानी कि खुशी से डांस किया। तो डांस है वो वर्ब है
और किस तरह से डांस किया, हैप्पीली किया। तो हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है। किसका एडवर्ब दिखाता है, वर्ब का। किसका मैनर दिखाता है, हैप्पीली डांस का मैनर दिखाता है, यानी कि वर्ब का मैनर दिखाता है, काम करने का तरीका दिखाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में एडवर्ब कौन सा था, क्विकली, और दूसरे एग्जाम्पल में हैप्पीली। थर्ड एग्जाम्पल, दीपा इज वेरी एलिगेंट पर्सन। दीपा है वो बहुत ही मोहक पर्सन है, मोहक व्यक्ति है। तो यहाँ पे एलिगेंट दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है, दीपा। दीपा का एडजेक्टिव दिया गया है एलिगेंट। एलिगेंट यानी मोहक पर्सन है। एलिगेंट है वो एडजेक्टिव है, किसका एडजेक्टिव है, दीपा का। दीपा क्या हो गया, नाउन या फिर सब्जेक्ट हो गया। दीपा के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। दीपा की विशेषता बताई गई है कि वो एलिगेंट पर्सन है, वो मोहक व्यक्ति है। लेकिन कैसी मोहक व्यक्ति है, वो वेरी एलिगेंट है। वेरी यानी बहुत, बहुत ही मोहक है। तो ये जो वेरी दिखाता है वो दिखाता है एडवर्ब, और किसका एडवर्ब दिखाता है, एडजेक्टिव का, यानी कि एलिगेंट का। एलिगेंट का मैनर दिखाता है वो वर्ड है वेरी। तो यानी कि थर्ड एग्जाम्पल में एडजेक्टिव का मैनर वेरी दिखाता है, इसीलिए वेरी है वो एडवर्ब है। और किसका एडवर्ब है, एलिगेंट का। तो इस तरह से सेंटेंस में जो शब्द हमें या तो क्रियापद, या तो विशेषण, या तो पूरे के पूरे वाक्य का मैनर दिखाता हो, उसे हम कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के बारे में देखते हैं। एडवर्ब क्लोज को जानने से पहले हम देखते हैं क्लोज का मीनिंग क्या होता है। क्लोज का मीनिंग होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। क्लोज यानी कि उपवाक्य। अगर हमें सेंटेंस में एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा उपवाक्य दिए गए होते हैं, तो उन सारे सारे सेंटेंस के टुकड़ों को हम क्लोज कहेंगे, यानी कि उपवाक्य कहेंगे। सेंटेंस में अगर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, तो उन दोनों स्टेटमेंट में एक होता है मेन क्लोज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज यानी कि मेन वाक्य, और सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि गौण वाक्य। हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है, यानी कि गौण वाक्य होता है, वो मेन क्लोज पे डिपेंड करता है, यानी कि मेन वाक्य पे डिपेंड करता है। तो क्लोज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। ओके, अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज का मीनिंग क्या होता है। एडवर्ब का मीनिंग क्या था कि सेंटेंस में एक शब्द दिया गया होता है, वो पूरे के पूरे सेंटेंस का मैनर दिखाता था। और एडवर्ब क्लोज का मीनिंग क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का मैनर दिखाता है। सेंटेंस में दो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, उसमें से जो एक क्लोज दिया गया होता है वो मेन क्लोज का पूरा क्रिया विशेषण दिखाता है, पूरा का पूरा मैनर दिखाता है, उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब में सिर्फ शब्द दिया गया था जो पूरा सेंटेंस का मैनर दिखाता था, और एडवर्ब क्लोज में पूरा का पूरा एक उपवाक्य दिया गया होता है जो दूसरे उपवाक्य का मैनर दिखाता है। तो किस तरह से मैनर दिखाता है वो हम देखते हैं। एक तो क्लोज होता है वो कंडीशन दिखाता है, यानी कि शर्त दिखाता है सेंटेंस में, अगर ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगी। तो ये कंडीशन दिखाता है, तुम अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें ये चीज दिलवाऊंगी। तो ये एक हमारे सामने कंडीशन रखी गई होती है सेंटेंस में। तो उस कंडीशनल सेंटेंस को हम एडवर्ब क्लोज कह सकते हैं। फिर एडवर्ब क्लोज क्या दिखा सकता है, मैनर दिखा सकता है, काम करने का मैनर यानी तरीका दिखा सकता है। एडवर्ब क्लोज रीजन भी दिखा सकता है, यानी कि कारण दिखा सकता है। एडवर्ब क्लोज प्लेस सकता है, यानी कि जगह दिखा सकता है। कंपैरिजन यानी कि तुलना दिखा सकता है। ओपोजिशन यानी कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दिखा सकता है। एक एक जो उपवाक्य होता है वो दूसरे उपवाक्य से पूरा का पूरा ओपोजिट होता है। तो इस तरह से सेंटेंस में हम एडवर्ब क्लोज को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब क्लोज के टाइप्स। सबसे पहले हम सारे के सारे टाइप को टेबल में देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सारे टाइप को एक एक लेक्चर में सीखते जाएंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद दूसरा टाइप है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम,
एंड एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, यानी कि एडवर्ब क्लोज के टोटल 8 टाइप है जो हमें सीखने हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? विरोधाभास। सेंटेंस में दो उपवाक्य दिए गए होते, उसमें से एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से पूरा का पूरा विरोधी होता है, उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एक एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से कोई लेना देना होता ही नहीं है, जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट पूरा ही विरोधाभास में आता हो, उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दूसरा टाइप है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। जिस सेंटेंस में शर्त दिखाई गई हो उसे हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन कहेंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, यानी कि काम करने का तरीका दिखाया गया होता है। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस के बारे में, जगह के बारे में दिखाया गया होता हो। पर्पस, यानी कि हेतु दिखाया गया होता हो। रीजन, यानी कि कारण दिखाया गया होता हो। टाइम, यानी कि समय दिखाया गया हो। और रिजल्ट, यानी कि जो हमने काम किया है, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो उसका रिजल्ट दिखाता हो। तो इस तरह के टाइप को हम एडवर्ब क्लोज में देखेंगे। तो ये जो सबसे पहला टाइप है एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, उसे हमें आज देखना है। स्टार्ट करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब के बारे में आपको मैंने समझाया, एडवर्ब क्लोज के बारे में भी समझाया, लेकिन हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं ताकि हमें एडवर्ब क्लोज का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। द क्लोज विच इंडिकेट्स समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन क्लोज इज कॉल्ड एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन क्लोज, जो क्लोज मेन क्लोज से पूरा का पूरा डिफरेंट ही हो, अलग ही हो, उसे हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहेंगे। इन दिस क्लोज वन स्टेटमेंट इज टोटली डाइवर्स फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। इस क्लोज में, इस एडवर्ब क्लोज में जो एक स्टेटमेंट होता है, जो एक सेंटेंस होता है, जो एक उपवाक्य होता है, वो दूसरे उपवाक्य से टोटली डाइवर्स, यानी कि टोटली अलग ही दिखाता है, अलग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड इन एग्जाम। यहाँ पे पहला उपवाक्य कौन सा है? आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की थी, ये पहला उपवाक्य। आई फेल्ड इन एग्जाम, ये दूसरा उपवाक्य, मैं एग्जाम में फेल हो गया। दोनों सेंटेंस को, दोनों उपवाक्य को जोड़ने के लिए हमने कौन से कंजंक्शन का यूज किया? बट का। लेकिन, बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन। मैंने मेहनत की थी लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गई। तो यहाँ पे जो हमने काम किया था उसका रिजल्ट पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट आया, यानी कि पूरा का पूरा डिफरेंट आया, यानी कि एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से दूर दूर से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर हमने कड़ी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? हम तो अच्छे मार्क्स से पास होने चाहिए ना। लेकिन इसमें क्या हुआ? हमने मेहनत की लेकिन एग्जाम में फिर भी फेल हो गए। तो इसका मतलब ये कि एक उपवाक्य है वो दूसरे उपवाक्य से पूरा ही अलग होता है। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉकड फास्ट बट शी मिस्ड द बस। वो शी वॉकड फास्ट, यानी कि वो बहुत तेज चली लेकिन उसने बस मिस कर दी। ये पहला उपवाक्य हो गया शी वॉकड फास्ट, और दूसरा उपवाक्य है शी मिस्ड बस, उसने बस मिस कर दी। दोनों उपवाक्य को जोड़ने के लिए हमने बट कंजक्शन का यूज किया, लेकिन उसने बस मिस कर दी। तो जो हमने काम किया है उसका रिजल्ट क्या आया? पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम एडवर्ब क्लोज में देखेंगे। एडवर्ब क्लोज में जो वर्ड होते हैं, कीवर्ड, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बट को लेके एडवर्ब क्लोज नहीं बना सकते। ये बट है वो सिर्फ वन टाइप ऑफ कंजंक्शन है, संयोजक है, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। लेकिन एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसे वर्ड दिए गए होते हैं, उस वर्ड्स को लेके हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम देखते हैं कि कौन से वर्ड आते हैं। वर्ड्स इंक्लूडिंग एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में कौन से एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में कौन से वर्ड को लेके हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं? तो होता है दो, इवन दो, अल्दो, इवन इफ, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ, एज, डिस्पाइट एंड वेयर एज।
इन सबका एक ही मीनिंग होता है छता, फिर भी मैंने ये काम किया फिर भी ये रिजल्ट आया। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ये सारे वर्ड को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में लेंगे। अब देखिए, ये जो दो है उसका मीनिंग होता है फिर भी, इवन दो का मीनिंग भी फिर भी होता है, अल्दो का मीनिंग भी फिर भी होता है। इन सब का मीनिंग सेम होता है, लेकिन ये जो इवन दो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है दो से। अगर हमें सेंटेंस में ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखानी हो तो हम दो की जगह इवन दो का यूज कर सकते हैं। मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, मीनिंग तो सेम ही रहेगी। एक एक करके हम देखते जाते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं दो, इवन दो, अल्दो एंड इवन इफ। यानी कि ये जो मैंने आपको वर्ड दिखाए हैं यहाँ पे, जो दो, इवन दो, अल्दो एंड इवन इफ, इन चारों वर्ड्स को हम सेंटेंस को एक सेंटेंस में एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर हमें दो यूज नहीं करना है तो इवन दो कर सकते हैं, इवन दो का यूज नहीं करना है तो अल्दो का यूज कर सकते हैं, अल्दो का यूज नहीं करना है तो इवन इफ का यूज कर सकते हैं। चारों में से किसी को भी यूज करें सेंटेंस करेक्ट ही होगा। दो चारों की स्ट्रक्चर जो होती है सेंटेंस की वो सेम रहेगी। इन सब का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, इसीलिए हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो पहले चार दिए गए उनको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम यूज करेंगे दो। दो की जगह हम इवन दो, अल्दो एंड इवन इफ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद आएगा वर्ब, देन आएगा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, देन अदर वर्ड्स एंड देन दूसरा उपवाक्य स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से हम सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं और फिर लास्ट में हम स्ट्रक्चर को एग्जांपल के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट गेट गुड सैलरी। अब देखिए सेंटेंस में क्या कहा गया है कि उसने मेहनत की थी लेकिन फिर भी उसे उसे अच्छी सैलरी नहीं मिली। सेंटेंस में पहला उपवाक्य है दो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, उसका रिजल्ट क्या आया, पूरा का पूरा कॉन्ट्रा रिजल्ट आया, लेकिन उसको अच्छी सैलरी नहीं मिली। जो काम किया उसका रिजल्ट पूरा का पूरा विरोधाभास में आया। तो ये दो ही वर्कड हार्ड है वो पहला उपवाक्य है, और दूसरा उपवाक्य है ये ही डिड नॉट गुड सैलरी। सेकेंड एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कम टू माई फंक्शन इवन दो आई इन्वाइटेड हर। एक क्लोज हमें ये दिया गया है, शी डिड नॉट कम टू माई फंक्शन, और दूसरा क्लोज है आई इन्वाइटेड हर। क्या कहा गया है कि मैंने उसको आमंत्रण दिया था लेकिन फिर भी वो फंक्शन में नहीं आई थी। मैंने उसको आमंत्रण दिया था, ये पहला उपवाक्य हो गया, और उसका रिजल्ट क्या आया, फिर भी वो फंक्शन में नहीं आई, तो ये दूसरा उपवाक्य हो गया। और इवन तो हमने क्या किया, दोनों उपवाक्य को जोड़ने के लिए कौन से कंजंक्शन का यूज किया, कौन से एडवर्ब क्लोज का यूज किया, इवन दो का यूज किया। फर्स्ट एग्जांपल में हमने दो का यूज किया था, ओके, और दूसरे एग्जांपल में इवन दो का। सबका मीनिंग सेम होता है, फिर भी मैंने ये काम किया फिर भी ये हुआ, मैंने उसको इनवाइट किया फिर भी वो नहीं आई, मैंने अच्छी मेहनत की फिर भी मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिली। थर्ड एग्जांपल, ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट एरोगेंट। ऑल्दो ही इज रिच, वो अमीर है, फिर भी ही इज नॉट एरोगेंट, फिर भी वो घमंडी नहीं है। पहला उपवाक्य ऑल्दो ही इज रिच, दूसरा उपवाक्य ही इज नॉट एरोगेंट, वो अमीर होने के बावजूद भी घमंडी नहीं है। जो उसमें क्वालिटीज दिखाई गई है, जो उसकी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज है, उसका जो रिजल्ट है वो उससे पूरा पूरा कॉन्ट्रास्ट है। ऑल्दो है वो क्या है, एडवर्ब क्लोज है। फोर्थ एग्जाम्पल, रिया हेल्प्स द नीडी इवन इफ शी इज पुअर। यानी कि रिया हेल्प्स द नीडी, रिया हेल्प्स द नीडी ये पहला उपवाक्य हो गया। शी इज पुअर, ये दूसरा उपवाक्य हुआ हो गया। वो गरीब है, वो गरीब है फिर भी वो जरूरतमंद को मदद करती है। तो यहाँ पे वो गरीब होने के बावजूद भी नीडी को हेल्प करती है, यानी कि जरूरतमंद को मदद करती है। दोनों उपवाक्य को जोड़ने के लिए हमने कौन सा एडवर्ब क्लोज का यूज किया, इवन इफ का यूज किया। अब देखिए यहाँ पे चारों सेंटेंस में हमें एक चीज देखनी है कि हम दो की जगह पे ऑल्दो का भी यूज कर सकते हैं।
अगर हमें ऑल्दो यूज ना करना हो तो इवन दो का भी यूज कर सकते हैं, और हमें इसका भी यूज ना करना हो तो इवन इफ का भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चारों को चारों सेंटेंस हमारे करेक्ट रहेंगे। ठीक है? अब देखिए और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि चारों चारों के चारों एग्जाम्पल को हम इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आएगा दो, या फिर ऑल दो, या फिर इवन दो, या फिर इवन इफ। तो हमने यहाँ पे दो लगा दिया। फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, यानी कि प्रोनाउन ही यानी पर्सन हो गया, इसीलिए वो सब्जेक्ट है। फिर आएगा वर्ब। तो वर्क यानी काम करना, मेहनत करना, वर्ब हो गया। किस तरह से काम करना? मेहनत से काम करना, तो हार्ड हो गया एडवर्ब। किसका एडवर्ब हो गया? वर्ब का। ये हो गया एडवर्ब। उसके बाद सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो एडवर्ब क्लोज वाला सेंटेंस है उसको हमने कंपेयर किया स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा करेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल को करते हैं कंपेयर। जो भी हमारा दो, इवन दो, ऑल्दो या इवन इफ वाला सेंटेंस है उसी को हमें कंपेयर करना है। बाकी के उपवाक्यों को हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इवन दो आई इनवाइटेड हर। इवन दो आ गया तो यहाँ पे दो से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और वर्ब, यानी कि आई सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब है, और उसके बाद अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब हो तो ठीक है, ना हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट है हर, अदर वर्ड्स में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल, ऑल्दो से स्टार्टिंग हुई स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर आएगा इज रिच। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हमें वर्ब नहीं दिया गया है। वर्ब यानी क्रियापद, कोई भी काम नहीं दिया गया है। अल्दो ही इज रिच, वो अमीर है, फिर भी वो अमीर है, इसमें कोई पर्सन, इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया है कि पर्सन कोई काम कर रहा है। जब भी सेंटेंस में हमें वर्ब ना दिया गया हो और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण दिया गया हो, तब हम वर्ब की जगह को भरने के लिए ऑक्सिलरी फॉर्म का या फिर टू बी के फॉर्म का यूज करेंगे। इसीलिए हमने सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसलिए हमने इज टू बी के फॉर्म का यूज किया है। रीच है वो एडजेक्टिव है, और वर्ब की जगह को भरने के लिए टू बी का फॉर्म इज का यूज किया है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर इनकरेक्ट ना बने। और दो से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद आया सब्जेक्ट। इज है वो हमारा टू बी का फॉर्म यानी वर्ब हो गया, और उसके बाद एडजेक्टिव तो दिया ही गया है रिच, यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस करेक्ट है। फोर्थ एग्जाम्पल, रिया हेल्प्स द नीडी इवन इफ शी इज पुअर। इवन इफ से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद पुअर यानी गरीब, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिया गया है सेंटेंस में, वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हम टू बी के फॉर्म इज का यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया दो, इवन दो, अल दो एंड इवन इफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउएवर। हाउएवर का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाउएवर का मीनिंग भी सेम रहेगा, फिर भी सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। हाउएवर वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हाउएवर से होगी। उसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देन अदर वर्ड्स एंड देन सेकंड क्लोज स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। देखिए सबका मीनिंग सेम रहेगा फिर भी। ओके, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है उनमें सभी जो भी हमें वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी हमें कंजंक्शन दिए गए हैं, दो, इवन दो, ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन सबका सेम मीनिंग रहेगा। फिर भी सिर्फ हमें सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है उनको याद करना है और उस तरह से सेंटेंस को बनाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, however hard he worked, he did not get good salary। देखिए ये जो पहले वाले चार एग्जाम्पल है उसी को मैंने however वाले स्ट्रक्चर से बनाया है, ताकि हमें पता चले कि दोनों स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। बाकी मीनिंग तो सेम ही रहेगा। however hard he worked, he did not get good salary। उसने मेहनत की थी फिर भी उसको अच्छी सैलरी नहीं मिली। स्टार्टिंग हुई however से, उसके बाद आया एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। ये हार्ड हमारा एडवर्ब हो गया, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हो गया वर्ब। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हाउएवर, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब। तो उस हिसाब से हमने जो हाउएवर वाला सेंटेंस है उसको हमने कंपेयर किया हाउएवर के स्ट्रक्चर के साथ।
She did not come to my function. However, I invited her. मैंने उसको आमंत्रण दिया, फिर भी वो फंक्शन में नहीं आई थी. तो ये however है, वो एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट दिखाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, however rich he is not arrogant. वो वो इतना अमीर है, फिर भी वो घमंडी नहीं है. वो अमीर होने के बावजूद भी घमंडी नहीं है. However poor Ria is, she helps the needy. रिया गरीब होने के बावजूद भी जरूरतमंद को मदद करती है. एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि जो हाउएवर वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें ज्यादातर एडजेक्टिव का ही यूज होता है. वर्ब को लेके हम कम सेंटेंसेस बनाते हैं. हाउएवर वाले सेंटेंसेस में एडजेक्टिव ज्यादा आएंगे. देखिए थर्ड वाला एग्जांपल हाउएवर, उसके बाद आया एडजेक्टिव रिच, और उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी का फॉर्म. फोर्थ एग्जाम्पल में हाउएवर के बाद पुअर है वो एडजेक्टिव है, और रिया है सब्जेक्ट, और इज है वो टू बी का फॉर्म यानी कि वर्ब का काम करता है. तो हाउएवर वाले सेंटेंसेस में मैक्सिमम हम एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे, ना कि वर्ब का यूज करेंगे. अगर वर्ब है तो वर्ब से स्ट्रक्चर बनेगा तो सही, लेकिन हाउएवर वाले सेंटेंसेस में मैक्सिमम एडजेक्टिव का ही हम यूज करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पाइट ऑफ, फिर भी स्ट्रक्चर देखते हैं. इंस्पाइट ऑफ, उसके बाद आएगा प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट जो भी दिया गया है वो, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब. अगर प्ले है तो प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग. इट है तो ईटिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग. उसी तरह से कोई भी वर्ब है तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें लगाना है. इंस्पाइट ऑफ में ये कंपलसरी है. बिना प्रेजेंट पार्टिसिपल के इंस्पाइट ऑफ का स्ट्रक्चर इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आएगा अदर वर्ड्स, एंड देन आएगा सेकेंड क्लोज स्टार्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. इंस्पाइट ऑफ ही इज वर्किंग हार्ड ही डिड नॉट गेट गुड सैलरी. जो हमने पहले 4 एग्जाम्पल देखे थे उसी को हम इंस्पाइट ऑफ से स्ट्रक्चर बनाते हैं. इंस्पाइट ऑफ से स्टार्टिंग की, उसके बाद प्रोनाउन क्या है हीज, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्क का क्या हो गया, वर्किंग हो गया, और हार्ड क्या है, एडवर्ब है. ये वाले स्ट्रक्चर में हमें एक चीज याद रखनी है कि इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखे उसमें जो पहला वाला एग्जाम्पल है, एक मिनट, ओके, ये जो पहला वाला है, दो ही वर्कड हार्ड, ही है वो सब्जेक्ट है, और वर्क है वो वर्कड है वो वर्क का क्या है, पास्ट टेंस है. ओके, भूतकाल है. तो यहाँ पे हमने भूतकाल यूज किया क्रियापद का, वर्ब का, और ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही हमने ही का यूज ही के तरीके से ही किया. फिर यहाँ पे हाउएवर हार्ड ही वर्ब, तो हमने यहाँ पे भी ही का यूज, सब्जेक्ट का यूज ऐसे ही कर दिया, ही मेन जो सब्जेक्ट होता है उस तरीके से, और उसके बाद वर्क का हमने पास्ट टेंस ले लिया. लेकिन यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट में ही है उसकी जगह पे हीज का यूज किया है. ही की जगह पे हमने क्या कर दिया, हीज का यूज किया. उसके मेहनत के बावजूद, और वर्क का हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्किंग कर दिया. तो हाउएवर और दो हल्दों में हम पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन इंस्पाइट ऑफ वाले स्ट्रक्चर में भले ही सेंटेंस भूतकाल का दिया गया हो, लेकिन फिर भी हमें उसका यूज वर्किंग यानी कि एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल ही करना है. इंस्पाइट ऑफ इज वर्किंग हार्ड ही डिड नॉट गेट गुड सैलरी. इंस्पाइट ऑफ, उसके बाद प्रोनाउन यानी हिज, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्किंग, और देन अदर वर्ड्स आएगा. यहाँ पे इसके बाद एडवर्ब हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी सेंटेंस करेक्ट रहेगा. यहाँ पे है एडवर्ब इसीलिए हमने लगा दिया. सेकेंड एग्जाम्पल, इंस्पाइट ऑफ माई इन्वाइटिंग हर शी डिड नॉट कम. मेरे आमंत्रण देने के बावजूद वो नहीं आई. इंस्पाइट ऑफ से स्टार्टिंग की, उसके बाद आई इनवाइटेड हर का क्या कर दिया हमने, आई का माई कर दिया. मेरे आमंत्रण देने के बावजूद, वहां पे वो वाले सेंटेंस में आई इनवाइटेड हर का मीनिंग क्या होता है कि मैंने आमंत्रण दिया था, और माई इनवाइटिंग हर का क्या मीनिंग होता है, मेरे आमंत्रण के बावजूद. तो माई यानी मेरा, इनवाइटिंग यानी आमंत्रण. इनवाइट का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, इनवाइटिंग. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर इंस्पाइट ऑफ का.
अगर हमें सेंटेंस में वर्ब ना दिया गया हो और एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दिया गया हो, तो उसका यूज हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, उसमें हमें वर्क है वो वर्ब दिया गया है, तो हमने वर्ब का स्ट्रक्चर लिया। इनवाइट है वो वर्ब है, इसीलिए वर्ब का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में अगर हमें वर्ब ना दिया गया हो और एडजेक्टिव दिया गया हो तो हम किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा इंस्पाइट ऑफ, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद बीइंग लगाना कंपलसरी है, बिना बीइंग का सेंटेंस नहीं बनेगा। उसके बाद एडजेक्टिव और देन सेकंड क्लोज स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई इंस्पाइट ऑफ हिज बीइंग रिच ही इज नॉट एरोगेंट। उसके अमीर होने के बावजूद वो घमंडी नहीं है। इंस्पाइट ऑफ से स्टार्टिंग, उसके बाद प्रोनाउन हिज, उसके बाद सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया गया। अमीर है वो क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव अमीर है, इसीलिए हमने बीइंग का यूज किया एडजेक्टिव से पहले। तो जब भी सेंटेंस में हमें वर्ब ना दिया गया हो तब हम बीइंग का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे बी है, बी मतलब होना या फिर बनना, और रूल के हिसाब से हमें आईएनजी का फॉर्म लगाना है। तो बी यानी होना या फिर बनना, सेंटेंस में वर्ब तो नहीं दिया गया है, इसलिए वर्ब की जगह को भरने के लिए हम बी का यूज करेंगे। और बी का भी आईएनजी वाला फॉर्म यानी बीईआईएनजी, बीइंग। और उसके बाद आएगा एडजेक्टिव, यानी कि स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया और हमने सेंटेंस को भी करेक्ट बनाया स्ट्रक्चर के हिसाब से। इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग रिच ही इज नॉट एरोगेंट। इन स्पाइट ऑफ हर बीइंग पुअर शी हेल्प्स द नीडी। उसके गरीब होने के बावजूद वो जरूरतमंद को हेल्प करती है। इन स्पाइट ऑफ, उसके बाद शी का हर कर दिया। पुअर है वो एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने आगे बीइंग लगाया। बी मतलब होना या फिर बनना, वो गरीब है फिर भी होना या फिर बनना है, तो उसका मीनिंग होता है बी। और बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, आईएनजी वाला फॉर्म बीइंग होगा। तो इस हिसाब से सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे वर्ब का हमें आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है, लेकिन ये एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में तो वर्ब दिया ही नहीं गया है, इसीलिए हमने बी को एज अ वर्ब लिया और उसके पीछे आईएनजी लगा दिया, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पाइट। ओके, डिस्पाइट से पहले हम एज देखना है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, उसके बाद आएगा एज, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स एंड देन सेकंड क्लोज स्टार्ट होगा। एग्जांपल देखते हैं। हार्ड एज ही वर्कड ही डिड नॉट गेट गुड सैलरी। उसने मेहनत की फिर भी वो अच्छी सैलरी नहीं, फिर भी उसे अच्छी सैलरी नहीं मिली। सेंटेंस में हार्ड है वो एडवर्ब है, उसके बाद हमें एज लगाना है तो हमने एज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट भी लगा दिया ही। और वर्ब लगाना है तो वर्क क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेंटेंस बनाया एज को लेके। रिच एज ही इज, सेंटेंस में रिच क्या है, एडजेक्टिव है, तो रिच एडजेक्टिव से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद एज लिया स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि टू बी का फॉर्म। थर्ड एग्जांपल, पुअर एज रिया इज, पुअर है वो एडजेक्टिव है, एज स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एज आएगा। उसके बाद रिया सब्जेक्ट है और इज है वो टू बी का फॉर्म यानी कि वर्ब है। ही हेल्प्स द नीडी, गरीब होने के बावजूद रिया है वो जरूरतमंद को मदद करती है। तो उस तरह से हम एज को लेके इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। सभी का मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद रखना है कि दो को लेके हम सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, और दो को, इवन दो को, और इवन इफ को लेके सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ को लेके सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। देखिए, सब में मैंने सेम एग्जांपल रखे हैं, लेकिन एग्जांपल के स्ट्रक्चर वर्ड्स के हिसाब से अलग अलग है। जैसे जैसे एडवर्ब क्लोज चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा। वेरेस, वेरेस का मतलब होता है जबकि, उसको ये पसंद है जबकि मुझे ये पसंद है, उसको वहां जाना है जबकि मुझे वहां जाना है। दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रा दिखाया गया है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही लाइक्स फास्ट फूड्स वेयर एज आई लाइक टू स्टे हेल्थी।
यानी कि ही लाइक्स फास्ट फूड्स, उसको फास्ट फूड पसंद है। वेर एज जबकि आई लाइक टू स्टे हेल्थी, मुझे हेल्थी रहना पसंद है। अब देखिए सब में जो एग्जाम्पल थे वो मैंने यहाँ पे लिए नहीं दिए हैं, क्योंकि वेर एज को लेके हम ये जो दूसरे हमने एग्जाम्पल लिए हैं वैसे हम नहीं बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे इवन दो ऑल्दो इवन इफ इन स्पाइट ऑफ एज उन सब में क्या था, एक हमें वर्ब क्रिया दी गई थी और उसका हमें कॉन्ट्रा रिजल्ट दिया गया था। जो हमने काम किया था उसका विरोधी रिजल्ट आया। लेकिन यहाँ पे काम और रिजल्ट के बारे में बात नहीं की है, दोनों की क्वालिटी या डिसक्वालिटीज के बारे में बात की गई है कि उसको फास्ट फूड पसंद है जबकि मुझे हेल्थी रहना पसंद है। यहाँ पे नहीं तो कोई काम दिया गया है, नहीं तो कोई रिजल्ट दिया गया है, इसीलिए हमने वेरेज का यूज किया है। उसको ये पसंद है जबकि मुझे ये पसंद है। आई एम थीन वेरेज कबीर इज फैट। आई एम थीन मैं पतली हूँ या फिर मैं पतला हूँ, वेरेज जबकि कबीर मोटा है। ओके, जॉन ट्रीट्स ही स्टूडेंट विथ मर्सी whereas other teachers behave very harshly। यानी कि पहला पहला क्लूज कौन सा है, पहला क्लूज जॉन ट्रीट्स ही स्टूडेंट्स वेरी विथ मर्सी, यानी कि जॉन है वो उसके विद्यार्थियों को कैसे ट्रीट करता है, विथ मर्सी, दया से ट्रीट करता है। मर्सी यानी दया दिखाना। ओके, दया से अच्छे से ट्रीट करता है। वेरेज जबकि अदर टीचर्स बिहेव वेरी हार्शली, हार्शली यानी कि बहुत कठोरता से, जबकि दूसरे जो टीचर्स है वो बहुत कठोरता से बिहेव करते हैं। दोनों में कॉन्ट्रा दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट गेट गुड सैलरी। उसकी मेहनत के बावजूद उसको अच्छी सैलरी नहीं मिली। स्टार्टिंग हुई डिस्पाइट से, उसके बाद आएगा प्रोनाउन यानी कि हिज प्रोनाउन हो गया, उसके बाद आएगा नाउन यानी कि वर्क हार्ड का क्या हो गया, वर्क हमारा क्या था, वर्ब था। किस तरह से वर्क किया था, हार्डली मेहनत से, तो हार्ड क्या था, एडवर्ब था। तो उस वर्ब और एडवर्ब को हमने हटा के नाउन में कन्वर्ट कर दिया यानी कि हार्ड वर्क। हार्डवर्क क्या हो गया, नाउन। हार्डवर्क यानी कि मेहनत, और मेहनत क्या है, नाउन फॉर्म है। तो इसीलिए हमने प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज किया। डिस्पाइट के स्ट्रक्चर में हमेशा नाउन आएगा, इसीलिए वर्ब और एडवर्ब की जगह पे हमने डायरेक्टली नाउन ले लिया। हार्डवर्क यानी मेहनत, उसकी मेहनत के बावजूद। अब तक हमें सेंटेंस का क्या मीनिंग, हम सेंटेंस का क्या मीनिंग निकालते थे कि उसकी मेहनत करने के बावजूद। ओके, तो यहाँ पे डिस्पाइट के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, वर्क हार्ड का हार्ड वर्क हो गया। हार्ड वर्क यानी मेहनत, उसकी मेहनत के बावजूद he did not get good salary। स्टार्टिंग हुई डिस्पाइट से, उसके बाद प्रोनाउन इज और उसके बाद नाउन है वो क्या हो गया, हार्डवर्क। हार्डवर्क वो नाउन हो गया। देन आएगा सेकेंड एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कम टू माई फंक्शन डिस्पाइट माई इन्विटेशन। डिस्पाइट से स्टार्टिंग, माई है वो प्रोनाउन है और इन्विटेशन है वो नाउन है। ओके, फिर हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट एरोगेंट। डिस्पाइट से स्टार्टिंग हुई, सेंटेंस में अगर हमें नाउन नहीं दिया गया हो या फिर वर्ब नहीं दिया गया हो और एडजेक्टिव दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले बीइंग और बीइंग से डिस्पाइट से बाद में, यानी कि डिस्पाइट और एडजेक्टिव के बीच में बीइंग का यूज करेंगे। डिस्पाइट बीइंग रिच, क्योंकि रिच है वो एडजेक्टिव है, और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया गया हो और हमें डिस्पाइट से सेंटेंस बनाना हो तो हम एडजेक्टिव के पहले बीइंग का यूज करेंगे। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट एरोगेंट। अमीर होने के बावजूद वो घमंडी नहीं है। डिस्पाइट बीइंग पुअर शी हेल्प्स द नीडी, यानी कि पुअर क्या है, एडजेक्टिव, इसीलिए एडजेक्टिव से पहले हमने बीइंग लगाया ताकि वो नाउन फॉर्म का काम करे। ओके, तो इस तरह से हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में अलग अलग एडवर्ब क्लोज को लेके, यानी कि दो, अल्दो, इवन इफ, एज, वेर एज, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन सबको लेके एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दूसरा एडवर्ब क्लोज। थैंक यू।